गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, 3rd नंबर, ठीक है। और ये वो टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन से। तो इसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं, तो ये आप इसको मार्क करके रखेंगे। आपको पढ़ना है अच्छे से, इसको प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है कि गैस लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकती है? कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? हाँ, एरेटेड ड्रिंक्स, ये तो है। सबसे इसका अच्छा एक कॉमन एग्जांपल है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वाटर में। ऑक्सीजन इसे गैस, और ये कहाँ घुली हुई है? वाटर में, है ना। तो ये किस काम में आता है? सांस सिर्फ हम लोग नहीं लेते ना, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स भी लेते हैं। वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग डिज़ोल्व ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हमको फ्री ऑक्सीजन चाहिए, एयर वाला। और उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व वाला ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए। समझ आई बात? ठीक है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बोलेंगे, लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट के लाइफ के लिए क्या चीज़ कंपलसरी है? डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक बड़ा जीता जागता सा सबूत है कि गैस जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है ना। ये एक हो गया। दूसरा, एरेटेड ड्रिंक्स तो हम जानते ही हैं, हम लोग पीते रहते हैं, ठीक है। सोडा हो गया, सोडा ड्रिंक्स हो गए, एरेटेड ड्रिंक्स हो गए, कोको कोला, आपका स्प्राइट, ये सारी चीज़ें, इसमें गैस मिली होती है। कौन सी गैस मिली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। वो कैसे मिलती है अपन आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमको ये पता चला कि गैस जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है लिक्विड में, वाटर में भी डिज़ोल्व हो सकता है, किसी दूसरे सॉल्वेंट में भी डिज़ोल्व हो सकता है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने पढ़ा, बेंजीन में भी डिज़ोल्व हो सकता है, इथाइल अल्कोहल में भी डिज़ोल्व हो सकता है, किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। लेकिन बहुत कम मात्रा में। हम ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा सॉल्वेंट है, तो ज़बरदस्ती उसमें बहुत सारा गैस डिज़ोल्व कर दिया ना। बहुत थोड़े से मात्रा में गैस डिज़ोल्व होती है, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि लिक्विड ज़्यादा भारी है और गैस ज़्यादा हल्की होती है। जो चीज़ हल्की होती है वो कहाँ रहना पसंद करेगी? नीचे की ऊपर? ऊपर। इसलिए हल्की होने की वजह से हमेशा वो ऊपर जाना चाहती है। अब उसको ज़बरदस्ती प्रेशर लगा के हम पानी के अंदर डुबाते हैं तो वो घुल तो जाती है, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं अपने ड्रिंक्स का, बॉटल का ढक्कन खोलने से फिर उसको ऑप्शन मिलता है ऊपर जाने का, तो गैस निकल के ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हल्की होती है, इसलिए भारी चीज़ नीचे रह जाती है लिक्विड, और हल्की चीज़ फिर वो निकल जाती है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। इसलिए गैस डिज़ोल्व होती है लिक्विड में, लेकिन बहुत स्मॉल एक्सटेंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर as well as some other solvents like ethyl alcohol, benzene, etc. in very small extent. एक्सटेंट मतलब क्वांटिटी, ठीक है, इन वेरी स्मॉल एक्सटेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन water for aquatic life. Carbon dioxide gas dissolves in aerated drinks एंड सोडा वाटर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड में गैस डिज़ोल्व होने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर से ये वाला सॉल्यूशन जिसमें गैस डिज़ोल्व है,
ठीक है। गैस की सॉल्युबिलिटी भी कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है कि कब गैस ज़्यादा घुलेगी, कब कम घुलेगी, कब बिल्कुल नहीं घुलेगी, ठीक है। तो वही फैक्टर हैं, कौन कौन से? एक तो इसमें सॉल्यूट कौन होगा भाई, बताइए? गैस सॉल्यूट होगी, और सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड सॉल्वेंट होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, क्या वो तैयार है घुलने के लिए? सॉल्यूट यानी गैस, उस गैस का नेचर कैसा है जिसको आप घोल रहे हो, क्या वो रेडी है घुलने के लिए? भाई गैस ज़िद्दी भी तो हो सकती है ना, नहीं घुलेगी। बहुत टाइप के गैस हमारे पास हैं, अलग अलग टाइप के। तो गैस का नेचर कुछ भी हो सकता है। मान लो वो नहीं तैयार है घुलने के लिए, तो फिर क्या करोगे, है ना? तो गैस ऐसे भी हो सकती है जो तैयार है घुलने के लिए, ऐसी भी हो सकती है जो नहीं तैयार है, ऐसी भी हो सकती है कि उसका आधा आधा मन है, 50-50, हम ज़बरदस्ती उसको डालेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट, उस पर डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है घुलेगी कि नहीं। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट हुआ ना। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें घोल रहे हैं वो लिक्विड भी तो तैयार होना चाहिए अपने अंदर घोलने के लिए, गैस घोल सकता है या नहीं। समझ में आई बात? तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम ज़्यादा करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगी कि कम होगी। इसी तरह प्रेशर, बिना प्रेशर लगाए तो गैस घुलती ही नहीं है, ये तो मान के चलिए। तो प्रेशर इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिना प्रेशर अप्लाई किए गैस डिज़ोल्व हो ही नहीं सकती। एक ही होती है सिर्फ ऑक्सीजन, जो नेचर उसको करती है। समझ में आया? ऑक्सीजन जो वाटर में डिज़ोल्व होता है उसको कौन घोलता है? नेचर घोलती है, वो लगाती होगी अपना प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। समझ में आ रहा? चलिए, तो कुछ फैक्टर यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं, हेडिंग दीजिए। फैक्टर्स ऑन विच solubility of gas depends. Factors on which solubility of gas depend. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई? नेचर ऑफ सॉल्यूट पहला ले लेते हैं हम, और सॉल्यूट यहाँ पर कौन है? गैस, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अच्छा, हमारे पास अलग अलग तरह की गैस हैं, ठीक है। इसकी हमने क्लासिफिकेशन कर ली, कैटेगरी बना ली। कुछ गैस होंगी जो आसानी से घुल जाएंगी, और कुछ होंगी जो नहीं घुलेंगी, ठीक है। घुलने वाली गैस कौन सी होंगी? जिनका नेचर पोलर होगा। कैसा होगा? पोलर बोले तो जो प्लस माइनस बनाती होंगी अपने अंदर, ठीक है। तो कुछ गैसेस ऐसी हैं जो पोलर नेचर की होती हैं, तो वाटर में आसानी से घुल जाती हैं, और दूसरे सॉल्वेंट में आसानी से नहीं घुलेंगी। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? ठीक, नोट करिए। सम गैसेस आर, या इसको और अच्छे से समझिए, एक स्टेप और समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए, गैस को डिज़ोल्व करने के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हमने एक फैक्टर पकड़ा, उसका एक गुण पकड़ा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ा। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक गैस के पास है तो वो घुल जाएगी आसानी से, और नहीं है तो नहीं घुलेगी, ज़बरदस्ती घोलना पड़ेगा, ठीक है। और वो गुण है लिक्विफाई होने का। क्या होने का? लिक्विफाई। लिक्विफाई होना मतलब, अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे? नज़दीक आएंगे, और जब मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे चिपकने लगेंगे, चिपकेंगे तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल चिपक गए, तो वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जिस गैस का लिक्विफिकेशन आसान है, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, वो आसानी से घुल भी जाती है। याद रहेगा, जिस गैस का लिक्विफिकेशन ईजिली हो जाता है वो ईजिली डिज़ोल्व भी हो जाती है, और जिसका लिक्विफिकेशन नहीं होता आसानी से, वो आसानी से घुलती भी नहीं। तो ये एक फैक्टर हमने पकड़ लिया इसके लिए, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ईजिली लिक्विफिएबल
gases are easily soluble in liquids. ठीक है, gases whose liquefaction is easy, so that solubility of that type of gas is very easy. ठीक है, जिस गैस का लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाता है वो लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक बात. इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर इजीली सॉल्युबल, या इसको रीडली लिख लीजिए, रीडली सॉल्युबल इन लिक्विड्स. रीडली सॉल्युबल इन लिक्विड्स. ठीक है, जैसे कौन कौन से गैस हैं जो आसानी से घुलती हैं? जैसे अमोनिया, अमोनिया गैस घुल जाएंगी, घुलेंगी ना. पोलराइजेशन होता है, प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होता है, आसानी से घुल जाती हैं. इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, HCl गैस. ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? हाँ, बता सकते हैं? कोई चार्ज क्रिएट होता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर? देखिए, ऑक्सीजन 2 है ना, इधर एक ऑक्सीजन, बीच में कार्बन, इधर एक ऑक्सीजन. ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये जितना अपनी तरफ खींचेगा ये भी उतना अपनी तरफ खींचेगा, दोनों तो ऑक्सीजन है. ठीक है, तो दोनों में जितना नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पर उतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, बराबर बराबर नेगेटिव चार्ज. तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0. तो इस पर कोई चार्ज क्रिएट हुआ? आंसर है नहीं हुआ. ठीक है, इसका नेट चार्ज 0 होता है. लेकिन 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 इसको उठा के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ये मैं फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, इसको उठा के अगर हम कहाँ रख दें? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो फिर इनके चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है, खिसक जाता है, और एक प्लस एक माइनस, उसका सेंटर, प्लस माइनस का सेंटर खिसक जाता है, तो फिर प्लस और माइनस बिल्डअप हो जाते हैं. डाइपोल जिसको बोलते हैं, डाइपोल बिल्डअप हो जाएगा. डाइपोल मतलब 2 पोल, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस आ गया, पोलर बन गया, पोलर बन गया. समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये पोलर हो जाता है. वो एक अलग से टॉपिक है, उसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, आपकी जानकारी के लिए बताया. तो ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए वाटर में आसानी से घुल जाएंगे. लाइक डिसॉल्व लाइक एटसेट्रा आर पोलर एंड easily soluble in water. ठीक है, इसी तरह से कुछ गैसेस ऐसी हैं जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, इथेन है, आर नॉट पोलर, और इनका लिक्विफिकेशन भी आसान नहीं है. इनका लिक्विफिकेशन आसान है, आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं, और इनका लिक्विफिकेशन आसान नहीं है. आसान नहीं है तो फिर ये डिसॉल्व भी नहीं होते आसानी से. आर नॉट पोलर, देयरफॉर नॉट इजली सॉल्यूबल. ठीक, ये है नेचर ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नेचर की है. जो ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी वो डिसॉल्व होगी, जो लिक्विफाई नहीं होगी वो नहीं डिसॉल्व होगी. ये याद रहेगा. आप चाहो तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, ये लिक्विफाई नहीं होती, ये हो जाती है. ठीक है. सेकंड फैक्टर लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट तैयार है कि नहीं अपने अंदर गैस को घोलने के लिए. ठीक है, कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? बोलिए बोलिए. देखिए, जो गैस सॉल्यूशन में जाने के बाद आयंस बना लें, आयंस मतलब वही प्लस माइनस, जिस गैस का आयन फॉर्मेशन आसानी से होता है सॉल्यूशन में, आयन बनाने वाले किस नेचर के होंगे? पोलर नेचर के. तो ऐसी गैस
वाटर में आसानी से घुलती हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात? ऐसी गैसेस जो सॉल्यूशन के अंदर आयन आसानी से बनाती हैं, प्लस और माइनस चार्ज आसानी से बना लेती हैं, वो गैस वाटर के अंदर बहुत आसानी से घुलेंगी। हम सॉल्वेंट के बारे में बता रहे हैं, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तो वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर में सिर्फ वही गैस आसानी से घुल सकती हैं जो क्या बनाने के कैपेबल हैं, आयंस बनाने के। जो आयंस बना सकती हैं वो वाटर में आसानी से घुलेंगी, ठीक है। लेकिन यही चीज़ें जो आयन बना रही हैं वाटर में तो घुलती हैं आसानी से, अगर वाटर के बजाय मैं बेंजीन में घोलना चाहूँ तो नहीं घुलेंगी। समझ में आई बात? समझ में आया? तो वाटर में कौन से गैसेस ईजिली सॉल्यूबल होते हैं जो सॉल्यूशन में क्या बना सकते हैं, आयंस बना सकते हैं। वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट में आयन बनाना ये बहुत बड़ा काम है, आसानी से नहीं होता। आयन फॉर्मेशन इन अदर लिक्विड इज वेरी टफ प्रोसेस, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, जो कि नहीं हो सकता। पोलर सॉल्वेंट में ही आयंस बनते हैं, याद रखेंगे आप। ये चीज़ समझ में आया? तो हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना, किस सॉल्वेंट में गैस आसानी से डिजॉल्व होते हैं। तो हमने बोला कि वो वाले गैसेस जो चार्ज बना सकते हैं, आयन बना सकते हैं, वो वाटर में आसानी से घुलते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक बात, नोट कर लीजिए। गैसेस which forms ion, which form ions in solution are easily, या easily से अच्छा है, are much soluble in water, much soluble in water as compared to other organic solvent, other solvents। ठीक है, समझ में आया? ये आया समझ में? बोलिए। ठीक है, गैसेस विच फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन आर मच सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट। ठीक है, जो गैस आयन बना सकते हैं वो वाटर में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है, और दूसरे सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे। तो वाटर कैसा सॉल्वेंट है जो किस टाइप के गैस को घोल रहा है अपने अंदर, जो आयन बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जैसे हमने HCl गैस लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसको पानी में डिज़ोल्व किया तो ये क्या बनेगा? तो आंसर है ये H+ दे देगा, ये Cl- हो जाएगा। वो H+ H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन, जिसको क्या बोलते हैं? H3O+ एंड दिस इज Cl-। ये लिखने के बजाय आप H+ भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ होता है। H+ और हाइड्रोनियम आयन एक ही मतलब बताते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के लिए हम ये लिखते हैं वाटर के अंदर, एक ही मतलब है। ठीक है, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, क्या समझे आप नेचर ऑफ सॉल्यूट से? जिस गैस का लिक्विफिकेशन इजीली हो जाता है वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिसका लिक्विफिकेशन नहीं होता आसानी से वो इजीली सॉल्युबल नहीं होते। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या समझे आप? ऐसी गैसेस जो आयन बना सकती हैं सॉल्यूशन में, वो वाटर में आसानी से घुलती हैं और दूसरे सॉल्वेंट में आसानी से नहीं घुलती, क्योंकि दूसरे सॉल्वेंट में आयन फॉर्मेशन बहुत मुश्किल काम है। ये एक नोट बना के नीचे लिख लीजिए, आयन फॉर्मेशन इन अदर सॉल्वेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आयन फॉर्मेशन इन अदर सॉल्वेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आयन फॉर्मेशन इन अदर सॉल्वेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, थर्ड नंबर, तीसरा फैक्टर हम ले रहे हैं टेम्परेचर, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, या हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ये किसी भी तरह से घुमा फिरा के
वही सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के लिए पूछेंगे। गैस की सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के साथ कनेक्ट करके किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन तो बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं ना इसको, ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ ताकि आप फटाफट आंसर दे सकें। जो चीज़ हल्की होती है कहाँ रहना चाहेगी? ऊपर। और जो भारी होगी कहाँ रहना चाहेगी? नीचे रहना चाहेगी, ठीक है। अब हमने पानी लिया, ठीक है, और ज़बरदस्ती कोई गैस इसके अंदर डिज़ोल्व करवा दिया, प्रेशर लगा के दबाया, गैस घुल गई, ऊपर से सील कर दिया, बर्तन बंद कर दिया, ठीक है। अब नीचे से इस बर्तन को हम आग लगा दिए, गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है गैस और लिक्विड का, ये गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है। गर्म होगा तो कौन सी चीज़ और हल्की होगी? लिक्विड हल्का होगा कि जो गैस घुली है वो हल्की होगी? हल्का होगा। दोनों गर्म हो रहे हैं ना। याद करिए, गैस को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? गैस को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? और वाटर को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाटर भारी चीज़ है। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो पहले वाटर के बॉन्ड टूटते हैं। क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड, पहले वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ब्रेक होके वो दूर दूर जाते हैं। फिर अच्छा गर्म होता है तो बॉयल होना शुरू होता है। बॉयल जब होगा तो फिर वो वेपर बनता है, गैस बनती है, वाटर। लेकिन जो पहले से गैस है वो तो रूम टेम्परेचर पर भी गैस होगी। जो चीज़ रूम टेम्परेचर पर वेपर फेस में रहती है वही तो गैस है, याद है आपको। और जो रूम टेम्परेचर पे वेपर फेस में नहीं है, लिक्विड फेस में है, वो क्या है? लिक्विड है, ठीक बात। तो जो गैसेस होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी क्या होती हैं? गैसेस ही रहती हैं, वेपर फेस में ही रहती हैं। अब हमने उसके अंदर गैस को घोल के रखा है वाटर के अंदर, अब हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो लिक्विड का क्या होगा? पहले वो बॉन्ड अपने तोड़ेगी, सब बॉन्ड टूटेगा तो फिर वो उबलेगी तब जाके वेपर बनेगी। लेकिन जो गैस पहले से मौजूद है उसको भी हीट मिल रही है। गैस को गर्म करते हैं तो क्या होता है? गैस एक्सपांड होती है, उसके मॉलिक्यूल और दूर दूर जाते हैं, फैलते हैं। गर्म करने से गैस का क्या होता है? गैस एक्सपांड होती है। अब इसके अंदर गैस घुली हुई है पानी के अंदर, हम गर्म कर रहे हैं। गैस का क्या होगा? गर्म हो करके गैस फैलेगी और फैल के कहाँ जाएगी? ऊपर उठना चाहेगी। समझ में आया? तो अब हमने ढक्कन खोला और नीचे से गर्म किया तो गैस को ऑप्शन मिल गया कि वो फैलेगी, गर्म होने से हीट लेकर के फैली और फैल के कहाँ जाएगी? ऊपर जाने के लिए उसको लिक्विड छोड़ के आना पड़ेगा। तो वो लिक्विड छोड़ के ऊपर चली गई, एटमॉस्फेयर में फैल गई गर्म होके। समझ में आई बात? एक सॉल्यूशन को जिसके अंदर गैस डिसॉल्व है, अगर हम उसको हीट दे दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो गैस फैलेगी और फैल के हल्की होगी। गर्म करने से हल्की होगी तो ऊपर निकल जाएगी, चली जाएगी। तो घुली रही कि चली गई, तो उसकी सॉल्युबिलिटी का क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी? जब वो घुलती जाएगी। घुल रही है तो सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और निकल रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? अब बताइए, गर्म करने से घुली कि निकल गई? निकल जाती गर्म करने से। ये चीज़ समझ में आया? और इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है वाटर लीजिए। हमको पता है इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है। एक बर्तन में पानी चढ़ाइए, नीचे आग लगाइए, गर्म करिए। पानी गर्म करते हैं, आप देखते हैं उसमें से बुलबुले निकलते हैं, बबल्स। लिक्विड में बबल्स कहाँ से आते हैं? एयर होता है। एयर जब भी निकलता है अपना एक स्पेस क्रिएट करके निकलता है, तो हमको लगता है ये बबल निकल रहा है, ठीक है। बबल्स क्या चीज़ होते हैं? एयर्स होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। तो जब भी पानी गर्म करते हैं, एयर बबल्स के फॉर्म में क्या होता है? बाहर निकलता है और इवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है। समझ में आ रही बात? तो गर्म करने से गैस पानी के अंदर घुलती है कि निकल जाती है? निकल जाती है। तो सॉल्युबिलिटी का क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती जाएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो जो घुली हुई है, पहले से सॉल्युबल है, वो भी भाग जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आया या नहीं आया? आया? तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का क्या कनेक्शन बना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये आप भूलेंगे नहीं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decreases with increase in temperature, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, solubility of gas is inversely proportional to
टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाइए, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, गैस बाहर निकल जाएगी लिक्विड से। ठीक है, तो ठंडे टेम्परेचर पर गैस घुल सकती है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो निकल जाएगी, नहीं घुलेगी। ठीक है, दिस इज सॉल्युबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल कोट करिए। एयर dissolved in liquid evolves out air dissolved in liquid evolves out when water is heated, evolves out in the form of bubble, लिख लो। in form of bubbles when water is heated। ठीक है, समझ आया ये? जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो एयर घुली रहती है वो बबल्स के रूप में क्या होती है, निकल जाती है। घुली हुई एयर बबल्स के फॉर्म में निकल जाती है जब हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझिए इसमें, मैं एक लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने क्या समझा, गैस तभी घुलेगी जब टेम्परेचर कैसा होगा, कम की ज़्यादा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तभी घुलेगी, घुलेगी ना। अच्छा, अभी इसका टेम्परेचर कुछ है, सॉल्वेंट का कुछ है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री कुछ है। मैं इसमें गैस घोलना चाहता हूँ तो इसके टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा, कम। टेम्परेचर कम कैसे होता है, कैसे होगा, इसका टेम्परेचर कम कैसे होगा, इस पानी का, ये गर्म है, अभी गर्म है मतलब हीट है। ठंडा कब होगा, जब हीट बाहर चली गई। गैस जब भी आकर के घुलेगी तो हीट को बाहर जाना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया। लिक्विड में गैस तभी डिसॉल्व होगी जब हीट बाहर निकलेगी, यानी ये ठंडा होगा तभी डिसॉल्व होगी। बात समझ में आया? इसको मैं घुमा के बोल रहा हूँ, इसको उल्टा करके बोल रहा हूँ। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड टेक प्लेस ओनली व्हेन हीट इज गिवन आउट। और हीट इज गिवन आउट के लिए हमने क्या शब्द बनाया है, एक्सोथर्मिक। क्या शब्द बनाया है, एक्सोथर्मिक। सो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, आंसर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, गैस जब भी डिसॉल्व होगी लिक्विड में, ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, हम भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तब तो सॉल्यूशन बनने वाला है। रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट का रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी वाटर के साथ गैस का रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन तभी होगा जब इसमें से हीट बाहर निकलेगी, और जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है वो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। सो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा, जिसमें से हीट हमेशा बाहर निकलेगी। एक चीज और सुन लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर अगर बदलेंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, ये हमने देखा ना। टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो सॉल्युबिलिटी और चेंज हो जाएगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब भी गैस घोलेंगे हमेशा उसमें से हीट बाहर निकलेगी, क्योंकि अगर गैस को रहना है तो अंदर हीट नहीं होनी चाहिए, उसको बाहर निकलनी पड़ेगी। ठीक है, एट कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन ऑफ गैस in liquid is exothermic process in which heat is given out। ठीक है, heat is given out at given temperature। किसी फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है, याद रहेगा ये, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमेशा जब भी गैस घुलेगी हीट बाहर निकलेगी, याद रखिएगा। तो इसकी इंथैल्पी कैसी हो गई, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव हो गई।
तो इस रिएक्शन के लिए चेंज इन इंथैल्पी कैसी होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। लिख लीजिए, इंथैल्पी नेगेटिव होगी हमेशा। इंथैल्पी चेंज हमेशा कैसी होगी? इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होगी। ठीक है, ये हो गया। ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? पहला तो टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बताइए। इफ वी राइज टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी डिक्रीजेस, कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, ये किस टाइप का प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। हमेशा इसमें से हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, ठीक है। हीट रहेगी या गैस रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। हीट रह ले तो गैस नहीं रहेगी, चली जाएगी, और अगर गैस आ रही है रहने तो हीट को जाना पड़ेगा बाहर, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। और हमको मालूम है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे एक सिस्टम हम बना लेते हैं, ये एक सिलेंडर है, इसमें हमने यहाँ पर एक पिस्टन बनाया प्रेशर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर हमने किसी चीज़ का सॉल्यूशन ले लिया या सॉल्वेंट भर लिया, ये, और इसमें कोई गैस भर दी। उस गैस को हम कंप्रेस करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये ऊपर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर पिस्टन, दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज गैस मॉलिक्यूल्स, दिस इज सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हाँ, अब इसको हम धीरे धीरे यहां से दबाना शुरू करते हैं। दबाएंगे तो ये जो गैस अभी इतने बड़े एरिया में फैली हुई है, ऊपर से हम दबा रहे हैं तो गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस, और उसके मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे। ठीक है, इधर जो मॉलिक्यूल वाटर के कांटेक्ट में है, लिक्विड के कांटेक्ट में, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल इनको पकड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आपको मालूम होगा रूम टेम्परेचर पर जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली रैंडमली इधर उधर कोलाइड होते रहते हैं, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। कोलिजन बहुत फास्ट होता है गैस के मॉलिक्यूल्स में। तो ये सब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर कोलिजन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा, बहुत स्पीड से आएगा और वाटर के सरफेस पर कोलाइड करेगा, तो क्या होगा? वाटर के अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत स्पीड से कोई चीज़ आए और किसी सरफेस से टकराए और वो उसको जाने की इजाज़त दे दे तो वो अंदर चला जाएगा। इसी तरह से रूम टेम्परेचर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोलिजन होता है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे तो ये बड़ी तेज़ी से आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा, वाटर के सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, लिक्विड के सरफेस के साथ, और अंदर डूब जाएगा। तो गैस अंदर डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर लगाने से। इसको यहाँ पर हम दिखा लेते हैं, ये, और ये पिस्टन इस तरह हमने यहाँ इतना दबा दिया। प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, इसको हमने प्रेस किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर बिखरे हुए थे, हमने देखा वो वाटर के अंदर भी डिसॉल्व होना शुरू हो गए। अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, गैस जो है वो
क्या होना शुरू हो गई, डिसॉल्व होना शुरू हो गई। ठीक है, तो अगर हम किसी गैस को प्रेशर लगा के दबाएंगे तो गैस का क्या होगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, नोट कर लेते हैं इसको। solubility of gas increases due to increase in pressure. Solubility of gas in liquid increases due to increase in pressure. On gas. ठीक है, यहां तक बात समझ में आया आपको। Solubility of a gas in liquid increases due to increase in pressure of gas. ठीक है, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती जाएगी अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, गैस डिसॉल्व होता जाएगा। डिसॉल्व होने का नाम ही तो सॉल्युबिलिटी है ना। अगर कोई लिक्विड ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रही है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी इज बेटर। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है। तो ये आपको याद रहेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर। क्या इफेक्ट होता है भाई, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, नाउ relation between pressure and solubility। कितना प्रेशर लगाने से कितनी गैस सॉल्यूबल होगी लिक्विड में, यानी अप्लाइड प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसके रिलेशन को एक्सप्लेन किया था हेनरी ने। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी इज गाइडेड बाय Henry's law। Relation between pressure and solubility। तो हेनरीज लॉ किसके बारे में बताता है भाई, किसके बारे में बात करता है? तो आंसर है इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है ना, ये याद रहेगा मोटा मोटा। हेनरी लॉ किसके लिए है, जो क्या बताता है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, दिस इज। अब वो रिलेशन क्या है ये देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। हमको पता है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी, डायरेक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas। ठीक है, at constant temperature solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas। बात समझ में आ रही है? सरल शब्दों में solubility is directly proportional to pressure applied, ये ठीक है। solubility of a gas is directly proportional to pressure applied of the gas। यहाँ तक बात समझ में आया? अच्छा, सॉल्युबिलिटी को मेजर कैसे करेंगे, है ना। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है। जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी गैस डिसॉल्व होगी। तो जो गैस डिसॉल्व हो रही है
यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे नापेंगे। तो सॉल्युबिलिटी नापने के लिए हमने एक दो मेथड बना रखे हैं, किसी को पकड़ के सॉल्युबिलिटी नाप सकते हैं। जैसे जिस लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हो रही है, अगर उस गैस का मास हम कैलकुलेट कर लें, जो डिसॉल्व हो चुकी है उस गैस का मास कैलकुलेट कर लें, तो पता चल जाएगा जितना प्रेशर आप लगाओगे उतना ही मास का गैस डिसॉल्व होगा। भाई हम गैस का क्या नाप, सॉल्युबिलिटी नापना चाहते हैं हम, लेकिन सॉल्युबिलिटी कैसे नापेंगे कि कम गैस घुली है कि ज़्यादा गैस घुली है। तो एक तरीका क्या निकाला हमने, जो गैस घुली है उसका क्या नाप लो, मास नाप लो। मास तो नाप सकते हैं ना, क्योंकि गैस भी तो पार्टिकल से बनती है ना, पार्टिकल से, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल निकल गया तो मास भी निकाल सकते हैं। एक पार्टिकल का मास कितना होता है हमको मालूम है ना। जैसे नाइट्रोजन गैस हम घोल रहे हैं तो एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है 14, 28, एक का 14 होता है, एक मॉलिक्यूल का 28 होता है। ठीक है, इस तरह से हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये लिक्विड था, इसके अंदर मान लो 20 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए, 20 एटम डिसॉल्व हो गए, तो उस 20 एटम का मास हम निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे कि कम मास का गैस अगर है लिक्विड के अंदर तो अभी सॉल्युबिलिटी कम है, ज़्यादा मास अगर मिल गया गैस का लिक्विड के अंदर तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा घुली होगी, इसलिए ज़्यादा मास आ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी निकालने का एक तरीका क्या निकाला हमने, मास कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो हेनरीज लॉ को हम दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक तो मैंने आपको मास का बताया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हेनरी लॉ हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। बहर कैप नापना क्या रहता है हमको, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो घुली हुई है अंदर। अब वो कितनी घुली है, कितनी नहीं घुली है, कम है कि ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी को नापने के लिए हमने क्या बनाया, मास नाप लो घुली हुई गैस का। कम मास अगर मिलता है हमको लिक्विड के अंदर तो सॉल्युबिलिटी कैसी उस गैस की, कम। ज़्यादा मास मिलता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तभी तो ज़्यादा मास मिला गैस का लिक्विड के अंदर घुली हुई गैस। ये चीज़ समझ में आया। दूसरी चीज़, मास अगर हम नहीं नाप पा रहे हैं तो ऐसा करो, उसके पार्टिकल्स गिन लो, कितने पार्टिकल्स हैं। और पार्टिकल से हमने एक कंसंट्रेशन का टर्म निकाला है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। यही होता है ना, दो कंपोनेंट हैं, एक गैस है एक लिक्विड, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल नीचे आ जाएंगे और जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर आ जाएंगे। दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन भी क्या बताता है, गिनती, काउंटिंग, नंबर्स। भाई मोल डिवाइडेड बाय मोल क्या आएगा, एक नंबर आएगा, नंबर। वो नंबर किसका है, जो गैस घुली हुई है। और मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, उसके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स के। भाई नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल क्या चीज है, गिनती ही तो है, पार्टिकल की गिनती ही है ना। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, Na, यानी 6.022 10 to the power 23। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक मोल डिवाइडेड बाय एक मोल कितना हुआ, नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, पार्टिकल डिवाइडेड बाय पार्टिकल, नंबर आएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या चीज है, नंबर। अब लिक्विड के अंदर हम देख रहे हैं कि कितनी गैस घुली हुई है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना है। अगर लिक्विड के अंदर गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मिल गए, मतलब मोल फ्रैक्शन ज्यादा है गैस का, तो इसका क्या मतलब होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम मिले लिक्विड के अंदर, मोल फ्रैक्शन कम मिला, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो सॉल्युबिलिटी को नापने के लिए दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो मास नाप लो, मास भी क्या बताएगा, कम है कि ज्यादा। और मोल फ्रैक्शन नाप लिए तो वो भी क्या बताएगा, कम है कि ज्यादा, मतलब हम सॉल्युबिलिटी ही नाप रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी को हम दो टर्म में मेजर करेंगे। इस सॉल्युबिलिटी के लिए हम दो टर्म यूज कर सकते हैं, एक मास, दूसरा मोल फ्रैक्शन। इन दोनों में से किसी से भी सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो पहला हमने बनाया मास से। ठीक है, तो पहली चीज देखिए, दिस इज पहला तरीका हेनरी लॉ एक्सप्लेन करने का। इसको स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अब हम सॉल्युबिलिटी की बजाय कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, मास। सो मास ऑफ ए गैस, या हाँ ठीक है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड, या यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द अप्लाइड प्रेशर। जितना प्रेशर लगाओगे उतने मास का गैस एक यूनिट वॉल्यूम के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। टेम्परेचर हम हमेशा कैसा रखेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो उसी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी फिर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो और घुल सकता है ना। गर्म पानी में ज़्यादा शक्कर घुलता है, इसी तरह गर्म पानी में फिर कम गैस घुलेगी,
गैस घोल रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास ऑफ ए गैस in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure applied of gas या pressure of gas। कुछ बात समझ में आया? solubility की जगह सिर्फ क्या लगा देना है? मास, क्योंकि solubility का मेजरमेंट हम किससे कर रहे हैं? मास से कर रहे हैं। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास ऑफ ए गैस इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, जितना भी लेना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड in a given volume of liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure which is applied। ठीक है, स्टेटमेंट आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉलिबिलिटी की जगह सिर्फ मास लगा दीजिए, सॉलिबिलिटी का मेजरमेंट मास से हो रहा है। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो अगर हम मास ले रहे हैं सॉलिबिलिटी नापने के लिए तो ऐसा लिख लिए, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, ये इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मास ऑफ गैस स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, हमको पता है अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। सो मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का हमने एक स्पेसिफिक सिंबल दे दिया KH, क्योंकि इसको हेनरी से आप डिफाइन कर रहे हैं, तो इस कांस्टेंट का नाम भी हमने क्या रख दिया? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, सो हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर। ये ठीक है, यहां पर m क्या चीज है? मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। प्रेशर क्या चीज है? किसका? अप्लाइड प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं। और KH क्या चीज है? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, m इज मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, P इज अप्लाइड प्रेशर, जिसको आप ATM में भी नाप सकते हैं, बार में भी नाप सकते हैं, जिसमें नापना है नापिए। अप्लाइड प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार। KH इज हेनरी कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक तरीका हुआ इसको नापने का। अगर हम सॉल्युबिलिटी को नापने के लिए मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, फिर यही स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड। जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा मिलेगा। समझ में आई बात? नोट करिए, इफ मोल फ्रैक्शन is assumed as measure of solubility, then
हेनरीज एंड डाल्टन्स। डाल्टन्स लॉ याद है आपको क्लास 11 का? देखिए इस बार हम मोल फ्रैक्शन कंक्लूड कर रहे हैं ना। मोल फ्रैक्शन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब प्रेशर कौन लगा रहा है? गैस। हम गैस के क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल अपना अपना प्रेशर लगाएगा गैस के ऊपर। एक पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, दूसरा पार्टिकल फोर्स लगा रहा है लिक्विड के ऊपर, तीसरा पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, चौथा पार्टिकल फोर्स लगा रहा है। तो इंडिविजुअल जितने पार्टिकल होंगे हर एक पार्टिकल अपना अपना प्रेशर लगाएगा, अपना अपना फोर्स लगाएगा। और एक एक पार्टिकल जो प्रेशर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल जितने कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ने प्रेशर लगाया, दूसरे ने लगाया, तीसरे ने लगाया, तो अगर मैं अलग अलग हर कंपोनेंट, हर गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर निकालूंगा तो उन प्रेशर को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या चीज है? जितने कंपोनेंट प्रेशर लगा रहे हैं हर एक का इंडिविजुअल प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और अगर सबके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर। समझ में आया? इसलिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं, इसलिए हमको हर एक पार्टिकल का प्रेशर लेना पड़ेगा, इसलिए उस प्रेशर का नाम क्या रखेंगे? पार्शियल प्रेशर रखेंगे। बात समझ में आया? तो यहां पर हम इसको पार्शियल प्रेशर से डिनोट करेंगे। सो अगर हम मोल फ्रैक्शन कंक्लूड करते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of gas। ठीक है, और ये सब का सब कहाँ हो रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखिएगा टेम्परेचर हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही आपको लिखना भी है, यही आपको याद भी रखना है। आप मास से भी निकाल सकते हैं, आप मोल फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मोल फ्रैक्शन किसका? गैस के पार्टिकल्स के। प्रेशर किसका? वही पार्शियल प्रेशर जो वो अप्लाई कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स। कुछ बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, तो मैथमेटिकली ये क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। जितने भी पार्टिकल पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं वो सब के सब। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं हम ना। ठीक, अच्छा, इसको हम मैथमेटिकली इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट। अब यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, x is directly proportional to pressure, so mole fraction is equal to a constant into partial pressure। इस कांस्टेंट को मैं इस तरफ लाता हूँ तो ये क्या बनेगा? दिस इज 1 अपॉन कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर। ये जो 1 अपॉन कांस्टेंट है दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ पर हमने ये लिखा है ना KH। KH क्या चीज है? तो आंसर है KH इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन दिस कांस्टेंट, दिस इज हेनरी कांस्टेंट। 1 अपॉन K डैश इज हेनरी कांस्टेंट। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? हेनरी कांस्टेंट। ये 1 अपॉन K डैश को ही क्या लिख दिया? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब हेनरी कांस्टेंट किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन नीचे चला जाएगा। सो हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। ये नोट कर लीजिए, यहीं से हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी डिफाइन हो जाएगी। हेनरी, हालांकि ये कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो आंसर है प्रेशर की यूनिट कितनी होती है? आप बार में ले लीजिए, किलो बार में ले लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले लीजिए, या HG कॉलम वाला ले लीजिए। मरकरी याद आया? mm मरकरी कॉलम में जो मिलीमीटर की हाइट होती है वो ले लीजिए। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल फ्रैक्शन की यूनिट याद है किसी को? अमन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन की यूनिट? यूनिटलेस क्वांटिटी। वेरी गुड। सो दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इसका यूनिट क्या आने वाला है? जो प्रेशर की यूनिट होगी।
समझ में आई बात? तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट कितनी हो गई? जो प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? अब आप समझ गए। तो यूनिट KH इज इक्वल टू किलो बार लिख लो, बार लिख लो, जब जहां जो जरूरत पड़ेगी अपन यूज करेंगे, ठीक है। बार, किलो बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी हमको निकालना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया? तो अगर एक सेंटेंस में हम पूछें कि व्हाट इज हेनरीज लॉ, तो आप क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन किसका? गैस के, जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द अप्लाइड गैस, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस जो भी हैं। ये हो गई बात, यहां तक समझ में आया? अच्छा, दूसरी चीज देखिए, यहां पर जो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट हर एक गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसी टेम्परेचर में, एक ही टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं एक गैस लेके आता हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को अगर मैं डिसॉल्व करता हूँ लिक्विड के अंदर, तो इसके लिए हेनरी कांस्टेंट हमको अलग मिलेगा। नाइट्रोजन गैस लाएंगे उसी टेम्परेचर में, उसका कांस्टेंट अलग होगा। हाइड्रोजन गैस लाऊंगा, उसका कांस्टेंट अलग होगा। हीलियम लाऊंगा, उसका कांस्टेंट अलग होगा। यानी एक ही टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये बात समझ में आया? दूसरी चीज, अगर मैं एक गैस लेके आता हूं, जैसे नाइट्रोजन लाया मैं, ठीक है। नाइट्रोजन को अभी मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेक किया, 25 डिग्री सेल्सियस पर डाल के देखा सॉल्युबल है कि नहीं। सॉल्युबिलिटी तो रहेगी, कुछ ना कुछ KH की वैल्यू मिलेगी भाई, वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, उसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उसकी कुछ वैल्यू आती है हेनरी कांस्टेंट की। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, 30 डिग्री कर दूं, तो क्या ये वैल्यू वही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? आंसर है चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ज्यादा नंबर ऑफ मोल घुलेंगे या कम नंबर ऑफ मोल घुलेंगे, प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसी गैस के लिए फिर से KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। कुछ बात समझ में आया? दोनों चीजें, ठीक है। एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर में KH की वैल्यू अलग अलग होती है, और डिफरेंट गैसेस के लिए एक ही टेम्परेचर में हर एक गैस की KH की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर मे बी डिफरेंट, और हेनरी कांस्टेंट फॉर सेम गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर मे बी डिफरेंट, ठीक। यहां तक समझ में आया? तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बना के नोट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। देखिए, पहली चीज क्या समझा आपने? पहली बात, डिफरेंट गैसेस के लिए एक ही टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। For different gases at same temperature, the values of Henry constant are different, ठीक है, ठीक है ना। अलग अलग गैस के लिए, अलग अलग गैस के लिए अलग सेम ही टेम्परेचर पर KH की वैल्यू क्या होगी? हर एक गैस की डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया? दूसरी बात देखिए, KH की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन, पहला चीज नेचर ऑफ गैस, दूसरी चीज नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसमें आप घोल रहे हैं, और तीसरी चीज टेम्परेचर, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज बदलेगा KH चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं? देखिए, हम किसको चेंज कर रहे हैं? हम किसको चेंज कर रहे हैं?
KH की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, क्या चीज चेंज हो रहा है? क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? आंसर है नो, सेम टेम्परेचर है। क्या लिक्विड चेंज हो रहा है? आंसर है नो, लिक्विड भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या चीज चेंज हो रहा है? गैस। तो इनमें से कोई भी एक चीज चेंज हुआ, KH की वैल्यू फट से बदल जाएगी। हम अलग अलग गैस रख रख के चेंज कर रहे हैं, तो हर एक गैस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, KH की वैल्यू सबके लिए। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें तो अभी हमने एक गैस को वाटर में डिसॉल्व किया तो KH की वैल्यू कुछ आएगी, उसी गैस को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो फिर KH की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो वाटर भी चेंज होगा तो डिफरेंट, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैसे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? बोलिए, यहां तक बात समझ में आया? ठीक, अगली चीज यहां पर नोट कर लेते हैं इसको। वैल्यू ऑफ KH for same gas at different temperature are different. Value of KH for same gas are different at different temperature, जैसे लिखना चाहो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, नाइट्रोजन गैस अलग अलग टेम्परेचर पर KH की वैल्यू अलग अलग शो करके दिखाता है। देखिए, दिस इज गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। दिस इज टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर 298 पर नाइट्रोजन गैस के लिए KH की वैल्यू हम ले रहे हैं किलो बार में यहाँ पर। ठीक है, किलो बार में। तो इसके लिए चेक करके देखिए, सबके लिए अलग अलग आता है। गैस वही है, लेकिन हम एक बार 298 केल्विन में रख के चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो KH की वैल्यू कितनी मिलती है नाइट्रोजन के लिए? 76.48। उसी नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया, देखिए कि KH की वैल्यू चेंज हो गई। टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो KH की वैल्यू और इंक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर और KH का क्या रिलेशन बना? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही, तो क्या कनेक्शन बना टेम्परेचर और KH का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो इंक्रीजेस। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? ये भी हमारा एक पॉइंट बन गया। The value of Henry constant increases with temperature। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे KH की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा, KH क्या बताता है, क्या डिसाइड करेगा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KH हियर? हेनरी कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट? तो आंसर है, ये क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में बताता है। कैसे बताता है ये देखिए। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हमने कौन से दो टर्म बनाए थे सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट करने के लिए? मास या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी। अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। मोल फ्रैक्शन किसकी जगह पर आया है? सॉल्युबिलिटी की जगह पर। तो सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है किसी गैस की तो उसका हेनरी कांस्टेंट कैसा होगा? कम होगा। और सॉल्युबिलिटी किसी गैस की कम है तो उसका हेनरी कांस्टेंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट का क्या रिलेशन बना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से इसको समझते चलिएगा, अभी हम सबको लिंक कर रहे हैं। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको अब हम टेम्परेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा ना। देखिए, मैं आपको इसको याद दिलाता हूँ कैसे बनेगा ये। एक सॉल्यूशन के अंदर गैस डिसॉल्व है, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उस गैस की सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस बाहर चली जाती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हुआ।
टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उसके KH की वैल्यू कैसी होगी? बड़ी। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो KH की वैल्यू क्या होगी? बड़ी। समझ में आई बात? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो KH की वैल्यू बड़ी हो रही है, तो टेम्परेचर बड़ी हुई तो KH की वैल्यू भी बड़ी हो गई। तो टेम्परेचर KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। कुछ बात समझ में आया या नहीं आया? आया? पक्का? तो जिस गैस के लिए, जिस सॉल्यूशन में गैस डिसॉल्व है, अगर उसके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है टेम्परेचर की वैल्यू भी बड़ी है, और हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू बड़ी है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट? इट रिवील्स अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है? कैसे बताता है? मोर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है? सॉल्युबिलिटी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, सॉल्युबिलिटी कम होगी। चेक करके देखिए, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये कम सॉल्युबल होगा। क्यों कम सॉल्युबल होगा? यहां दिख रहा है क्या कम सॉल्युबल है? नहीं पता चला ना, तो आपको दिमाग लगाना है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी तो टेम्परेचर की वैल्यू भी बड़ी। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस घुलेगी कि नहीं घुलेगी? नहीं घुलेगी, भाग जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम। तो मोर द वैल्यू ऑफ KH, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। मोर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं बल्कि अपन, KH is directly proportionate to temperature is inversely proportionate to solubility। टेम्परेचर और solubility भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो solubility डिक्रीज होती है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गए। ठीक? KH और solubility भी क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। जिस गैस के KH की वैल्यू ज्यादा होती है उस गैस की solubility कम होती है। ठीक है? KH और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू भी क्यों इंक्रीज होती जा रही है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है? यहां से देखिए, अगर सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। होगा? सॉल्युबिलिटी अगर कम होता जाएगा तो KH का वैल्यू बढ़ते जाएगा, KH की वैल्यू इंक्रीज होती, अगर ये कम घुल रहा है तो KH इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? इन तीनों को आप रिलेट करके रखेंगे। ठीक है? इसको नोट करिए, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सीधे पूछता है व्हाट इज हेनरीज लॉ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KH, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। व्हाट इज हेनरी लॉ? क्या बताएंगे आप? व्हाट इज हेनरी लॉ? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas at constant temperature। ठीक है? या वो मास वाला भी बता सकते हो। ये तो हेनरी लॉ हो गया। What is given by हेनरी लॉ? आंसर, it gives relationship between किसके बीच? pressure and solubility। ठीक है? What is the significance of Henry constant? It reveals about solubility of gas, है ना? More the value of KH, lesser is the solubility, less the value of KH, मोर इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है? तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया इससे। ठीक है? ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। बहर क्या है, उसको बाद में करते हैं, जल्दी नोट करिए इसको। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है? पहला एप्लीकेशन आप जानते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो बिवरेज हम बनाते हैं, है ना, सोडा वाटर ड्रिंक्स जो आप पीते हैं। ठीक है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। कैसे घोलते हैं, कैसे डिसॉल्व करते हैं? तो बॉटल में ड्रिंक डाल के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं और एकदम हाई प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर अप्लाई करके सील लगा देते हैं। ठीक है? जब आप वो बॉटल खरीदते हैं और उसके सील को खोलते हैं, ढक्कन को, तो एक फिस करके साउंड होता है, आवाज़ आती है और गैस बाहर रिलीज हो जाती है, और आप देखते हैं उसका लेवल भी कम हो गया, लिक्विड का लेवल। ठीक है? अच्छा, अगर आप वो ड्रिंक पीने के बाद कुछ बचा के रख दीजिए और 4 दिन 5 दिन 6 दिन छोड़ दीजिए उसको। ठीक है? तो आप देखेंगे कि ढक्कन तो ढीला है, तो धीरे धीरे और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है वो भी निकल जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। समझ में आया? लिक्विड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो भी रिलीज हो गई। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉटल को ऐसे उल्टा करके रख देते हैं। उल्टा करके रखने का मतलब,
अगर हम सोडा बॉटल को ऐसे रख दें, ये ऐसे, इसमें बचा हुआ है थोड़ा सा, तो अगर ऐसे रखेंगे, इसको सील कर दिया, ये इतना इसमें लिक्विड है, अब क्या होगा, जो गैस इसके अंदर डिसॉल्व है, सबकी सब तो नहीं निकल जाती, कुछ तो डिसॉल्व रहती है, धीरे धीरे निकलती है, तो जो गैस इसके अंदर डिसॉल्व है, बॉटल को हमने उल्टा करके रखा, तो क्या ये गैस निकल जाएगी? अब नहीं निकलेगी, क्योंकि गैस हल्की होती है, वो कहाँ जाएगी? ऊपर, तो गैस यहाँ से ऊपर चढ़ेगी और ऊपर का रास्ता बंद है। इस तरह से अगर हम बॉटल को उल्टा करके रखें तो जो गैस उसके अंदर डिसॉल्व है वो रिलीज नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रहा है? अदरवाइज आप इस बॉटल को सीधा करके रखिए, एक बार आपने उसका सील खोल दिया, थोड़ा सा पिया, कुछ बचा के रख दिया, तो जो गैस उसके अंदर डिसॉल्व है वो धीरे 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 उस ढक्कन से लीक होती रहेगी और निकल जाएगी फाइनली। 4 दिन 5 दिन आप रखेंगे तो फिर उसमें कुछ भी गैस नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम उल्टा करके रखते हैं तो जो गैस डिसॉल्व है वो धीरे 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 निकलेगी भी, ऊपर का रास्ता बंद रहेगा, तो ये उसी में रहेगी, रिलीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक तो इसका एक बड़ा अच्छा सा एप्लीकेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, अंडर हाई प्रेशर उसको दबा के ऊपर से सील लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, स्कूबा डाइवर लोग यूज करते हैं। स्कूबा डाइविंग किसको बोलते हैं? जो अंडर वाटर तैरने जाते हैं, है ना, समुद्र के अंदर आप देखे होंगे टीवी वगैरह में, गोताखोर लोग जाते हैं, आपने देखा है कि उनके पीठ में एक सिलेंडर बंधा होता है, उस सिलेंडर में क्या होता है? एयर। क्या होता है? एयर। बेसिकली उस सिलेंडर के अंदर ये 2 मिक्सचर होते हैं, नाइट्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है एयर में। वैसे भी एयर में सबसे ज्यादा किस गैस का कंसंट्रेशन होता है? 72%, 71%। ऑक्सीजन तो बहुत थोड़ा सा होता है ना, तो जो एयर वो लेके जाते हैं अपने पीठ में बांध के सिलेंडर में, उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब सुनिए, जब वो डाइवर नीचे जाएंगे पानी के नीचे, तो पानी के नीचे प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि पानी हमको चारों तरफ से दबा रहा है, बहुत तेज प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। इसको हम फिर से पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में, वहां और ज्यादा बात क्लियर होगी। ठीक है, ये याद रखिए कि जैसे जैसे डाइवर्स नीचे जाते हैं पानी के अंदर, वैसे वैसे प्रेशर का क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो प्रेशर का क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो पानी के अंदर का प्रेशर क्या होता जाता है? इंक्रीज। चारों तरफ से पानी आपको दबा रहा है, चारों तरफ से। ठीक है, अच्छा, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो जिस सिलेंडर के थ्रू आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, उस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जब आप सांस लेते हैं, आपको मालूम है हम सांस लेते हैं तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए जो हेल्पफुल है। ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होता है ना भाई, होता है कि नहीं? होता है। तो उसी तरह से नाइट्रोजन गैस भी उसमें मौजूद है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ज्यादा फास्ट डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में। किसमें? अगर प्रेशर बहुत बढ़ा दिया जाए तो जितना ऑक्सीजन नहीं डिसॉल्व होगा उससे ज्यादा कौन डिसॉल्व हो गया? हाँ, तो हाई प्रेशर में नाइट्रोजन जल्दी जल्दी डिसॉल्व होना शुरू हो गया ब्लड में। ठीक, अब हम नीचे गए तो हमको पता चल गया कि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो गया। ये बात समझ में आया? अब सुनिए, जब वो डाइवर नीचे से ऊपर आएगा तो प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर प्रेशर कम हुआ तो अब ये बाहर निकलेंगे। प्रेशर रिलीज हो रहा है तो ये बाहर निकलेंगे ना, बाहर निकलते हैं। हाँ, ये बाहर निकलेंगे। बाहर किससे निकलते हैं? कैपिलरी के थ्रू। जो नसें होती हैं हमारी, जिसमें खून दौड़ता है, ब्लड, तो कैपिलरी के थ्रू अब ये बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही हम कम प्रेशर में पहुंचते हैं और ये बाहर निकलने के लिए दौड़ते हैं, नाइट्रोजन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, कैपिलरी का जितना रेडियस होता है, कैपिलरी यानी जो नसें हैं हमारी जिसमें ब्लड दौड़ता है, उसका जितना रेडियस होता है, उसके रेडियस से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का रेडियस ज्यादा बड़ा होता है। अब हाई प्रेशर में ये ऐसे दब गए थे, कैपिलरी के अंदर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम हुआ, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, कैपिलरी का रेडियस कम है, तो ये नस के अंदर फंस गया। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल क्या हुआ? कैपिलरी के अंदर फंस गया, कैपिलरी ऐसे फूल गई गोल गोल। ठीक है, गोल गोल। तो इसने क्या बना दिया? बबल्स। कैपिलरी क्या बना दिया? बबल्स बना दिया नसों के अंदर।
ब्लड में बबल्स बन गया। क्यों? क्योंकि फंस गया है, कैपिलरी छोटी पड़ गई है, इसका अपना रेडियस बड़ा हो गया, ये निकल नहीं पा रहा। इसको हम बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं? जो बबल्स क्रिएट हुआ है इसका नाम क्या रखा? हाँ, और ये बहुत दुखदाई होता है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। और इसकी वजह से नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि फिर ऑक्सीजन आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा। बीच में ये ऐसे फूल गया, ये कैपिलरी है, बीच में यहाँ पर नाइट्रोजन ऐसे फूल गया है बीच में, ये पूरी जगह ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से जो ब्लड आएगा वो आगे नहीं जा पाएगा। अगर ब्लड आगे नहीं जाएगा तो नर्वस सिस्टम क्या होगा? डाउन हो जाएगा, नर्व इम्पल्स आपका डाउन हो जाएगा। दिस डिसीज इज नोन एज, क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन और नर्व इम्पल्स ब्रेकडाउन, ठीक है। इससे ये हानिकारक इफेक्ट हुआ, यानी जो डाइवर लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं, जाहिर सी बात है उनकी चारों तरफ प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो नाइट्रोजन गैस क्या होगी? ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी ऑक्सीजन से ज़्यादा। जब वो ऊपर आएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये बाहर निकलेगी रिलीज होने के लिए। जैसे ही बाहर निकलती है कैपिलरी से तो ये फंस जाती है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है कैपिलरी से। ये अटक गई, अटक के इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? नस के अंदर बबल्स। उस बबल्स का नाम हमने क्या रखा? बेंड्स। बेंड्स छोटे छोटे, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता है आपको, ठीक है, और इससे नर्व इम्पल्स भी ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस डिसीजेस अफेक्ट अवर नर्व इम्पल्स। आप लिख सकते हैं बेंड्स इज द डिसीज विच अफेक्ट अवर नर्व इम्पल्स। बेंड्स इज द डिसीज विच अफेक्ट अवर नर्व इम्पल्स, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गैस सिलेंडर हम लेकर के जा रहे हैं नीचे, उसमें हीलियम मिला देते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से। क्या कर देते हैं? हीलियम मिला देते हैं, ठीक है। हीलियम जब मिलाते हैं, कितना कितना परसेंट? 11.7% हीलियम मिला देते हैं, 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन होता है। हीलियम मिलाने से क्या होगा? हीलियम का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। जब ये नाइट्रोजन गैस, एक तो पहली चीज हीलियम क्या करती है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो नाइट्रोजन को जाने नहीं देती, ब्लड में डिसॉल्व नहीं होने देती, खुद डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि इसका साइज कैसा होता है हीलियम का? बहुत छोटा होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है नीचे जाने से तो हीलियम पहले चली जाती है, नाइट्रोजन को जाने नहीं देती। और हीलियम का साइज इतना छोटा होता है कि कैपिलरी के रेडियस से भी छोटी होती है, तो आसानी से जब प्रेशर रिलीज होगा, जब वो डाइवर ऊपर आते हैं, प्रेशर कम होता है तो इसको बाहर आना है, फिर जो घुली हुई है गैस, तो हीलियम जब बाहर आती है तो कैपिलरी से बड़ी तेजी से आउट हो जाती है, क्योंकि हीलियम का अपना रेडियस बहुत छोटा है, कैपिलरी का रेडियस बड़ा पड़ता है, आसानी से निकल जाएगी। तो ये कोई बेंड्स नहीं बनाती, ये नाइट्रोजन को डिसॉल्व नहीं होने देती, ब्लड में डायरेक्टली घुलने नहीं देती, खुद डिसॉल्व हो जाती है और बेंड्स नहीं बनाने देती। इसका रेडियस खुद इतना छोटा होता है कि कैपिलरी से आसानी से निकल जाती है, इसलिए हीलियम को डाइल्यूट किया जाता है। बात समझ में आया? ये आप याद रखेंगे। तीसरी चीज माउंटेनियरिंग। जब हम ऊपर चढ़ते हैं माउंटेन्स में, तो जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है हाइट पे जाने से। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमको हर सेकंड, हम जितनी बार सांस लेते हैं ऑक्सीजन गया, और वो ऑक्सीजन हर बार ब्लड में डिसॉल्व होता है, जिसको हीमोग्लोबिन लेके इधर उधर हर सेल तक पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से खाना पकता है हर सेल के अंदर, ठीक है, और वो खाना फिर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। किसकी वजह से? जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा बर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। कंबशन के लिए कंपलसरी क्या चाहिए? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही खाना पकता है। कोई भी चीज जहां जलती है, बर्निंग होती है, कंबशन होता है, बिना ऑक्सीजन के तो वो रिएक्शन हो नहीं सकता। ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन आता कहां से है? जहां से हम सांस लेते हैं। सांस लेते हैं, एयर जाती है, उस एयर में से ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में, उसको लेके हीमोग्लोबिन हर सेल के पास पहुंचा देता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? अच्छा, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता जाता है। अब ऑक्सीजन कम है, जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है तो डिसॉल्व कहां से होगा? नहीं होगा, तो हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो फिर हमारा शुद्ध बुद्ध सब खोने लगेगा, नाक से खून आ जाएगा, मुंह से खून आ जाएगा, प्रेशर भी कम होता जा रहा है ना ऊपर जाने से। अगर प्रेशर कम है बाहर का, बॉडी का प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड कहां जाएगा? हायर प्रेशर से बाहर का प्रेशर कम, बॉडी के अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो कोई भी चीज कहां से कहां चलती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अंदर का ब्लड जो हायर प्रेशर पर है,
हायर प्रेशर से चल रहा है, बाहर का प्रेशर कम हो गया है, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आ जाएगा, तो नाक से खून, कान से खून, मुंह से खून, ब्लीडिंग होने लग जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमारा दिमाग फिर काम नहीं करता, उसको तो हर सेकंड ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जहां ऑक्सीजन का कनेक्शन टूटा तो फिर दिमाग का कॉन्शियस खत्म, वीकनेस आ गई, दिमाग कुछ सोच नहीं पाता, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। इस बीमारी को बोलते हैं एनक्सिया। क्या बोलते हैं? एनक्सिया, जिसमें वीकनेस आ जाती है, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, दिमाग कुछ सोच नहीं पाता, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। इसका नाम हमने क्या रखा है? एनक्सिया। ये होता है ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये हम 3 इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। अगली चीज इसमें लेते हैं लिमिटेशन, ठीक है। हेनरी लॉ कहां पर आकर के फेल हो जाता है, कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज लेते हैं, गैस शुड नॉट बी वेरी सॉल्युबल इन लिक्विड। क्या समझे आप? गैस ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादा मात्रा में नहीं घुल जाए, ठीक है, कम मात्रा में घुले, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अगर हम प्रेशर लगाएंगे ऊपर से और सारी की सारी गैस डिसॉल्व हो गई, बहुत सारी गैस डिसॉल्व हो गई, हमने इक्वेशन मिटा दिया, अगर बहुत सारे मोल फ्रैक्शन आ गए, x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, तो KH क्या हो जाएगा? बहुत कम, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। तो सॉल्युबिलिटी अगर सॉल्युबिलिटी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ज्यादा पानी में थोड़े मॉलिक्यूल होने चाहिए गैस के, ठीक है। तो जो गैस हम डाल रहे हैं वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा सॉल्युबल है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कम सॉल्युबिलिटी वाले गैस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं गैस को डिसॉल्व करने के लिए, वो प्रेशर जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो सबकी सब गैस चली जाएगी पानी के अंदर, ठीक है ना। तो ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैस का क्या होता है? भाग जाती है। और टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो गैस का क्या होगा? हाँ, बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो गया, लॉ फेल हो गया। ज्यादा सॉल्युबिलिटी के लिए ये लॉ नहीं है। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा गैस सॉल्युबल हो जाएगा, और ज्यादा सॉल्युबिलिटी के लिए लॉ है ही नहीं। इसलिए टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज, ठीक है। तीसरी चीज, जो गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर ले लिक्विड के साथ। लिक्विड के साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने ड्रिंक्स में मिलाते हैं, अगर वो उस ड्रिंक के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेगी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा? जब भी दो चीजें मिलती हैं तीसरी चीज बनती ही बनती है। तो लिक्विड के साथ, ड्रिंक के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन कर लिया तो कुछ ना कुछ बन जाएगा तीसरी चीज, जो हमको नुकसान करेगा। तो जो गैस हम मिला रहे हैं वो गैस ही रहनी चाहिए अंदर, ठीक है, कोई चीज बनानी नहीं चाहिए। यानी लिक्विड और गैस आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए। जब हम ढक्कन खोलें तो ये गैस भाग जाए, गैस ही रहे और चली जाए, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो कोई ना कोई चीज बन जाएगी और उसी में रहेगी, ठीक है, फिर वो रिलीज नहीं होगी कभी। इसलिए गैस का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगली चीज, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये एक ही चीज है, हम इसमें पढ़ेंगे वेंट हॉफ फैक्टर में। एसोसिएशन किसको बोलते हैं? डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कुछ पार्टिकल जमा होके कोई नई चीज नहीं बननी चाहिए। डिसोसिएशन मतलब जो गैस डाले हैं वो टूट के उसमें मिलनी नहीं चाहिए। न गैस डिसोसिएट होगी, टूटेगी, न गैस एसोसिएट होगी, मिलेगी और किसी को जोड़ जाड़ के कोई कंपाउंड बनाएगी। केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ में आए? ये इसकी लिमिटेशंस है, तो याद रहेगा आपको ये। हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? लेस सॉल्युबिलिटी वाले गैस के लिए, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा सॉल्युबल हो गया तो फिर ये लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक, यहां तक नोट कर लीजिए।